सर्दियों की ठंडी हवाओं के बीच तोरू वतनबे ने आखिरकार फैसला कर लिया था। वह नाओको से मिलने जाएगा। वह जानता था कि ये मुलाकात आसान नहीं होगी, लेकिन अब वह अपने डर का सामना करने के लिए तैयार था। पिछले कुछ महीनों से उसने खुद को न जाने कितनी बार रोका था, लेकिन अब जब रेको ने उसे पत्र लिखकर बुलाया तो उसे एहसास हुआ कि अब और देर नहीं हो सकती। वह ट्रेन में बैठकर पहाड़ियों की ओर बढ़ा, जहां नाओको का क्लिनिक था। रास्ते में वह अतीत के पलों में खो गया। वे शामें जब वह और नाओको टहलते थे, जब वे जीवन के अनकहे सवालों पर बातें किया करते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। जब वो वहां पहुंचा तो रेको ने उसका स्वागत किया। रेको के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने बताया कि नाओको की मानसिक स्थिति अब भी स्थिर नहीं थी और वह अंदर से कमजोर होती जा रही थी। तोरू के मन में हलचल थी, लेकिन वह नाओको को देखने के लिए आगे बढ़ा। जब उसने उसे देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। नाओको अब भी सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी। वह पहले से अधिक शांत और खोई हुई लग रही थी। नाओको ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसमें पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। वह बोली, तुम आए। मुझे पता था कि तुम आओगे। तोरू ने उससे लंबी बातचीत की। नाओको ने उसे बताया कि वह अब भी खुद को टूटता हुआ महसूस करती है। उसकी आवाज में एक उदासी थी, मानो वो खुद को कहीं गहरे अंधेरे में डूबता हुआ देख रही हो। वतनबे ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि क्या कहना सही होगा। वह चाहता था कि नाओको ठीक हो जाए, लेकिन उसके शब्दों में वह ताकत नहीं थी जो उसे इस अंधेरे से बाहर निकाल सके। उस रात जब नाओको सो गई तो रेको और तोरू ने लंबी बातचीत की। रेको ने उससे कहा, तुम एक अच्छे इंसान हो, तोरू, लेकिन नाओको को बचाने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होगा। उसे खुद भी जीने की इच्छा होनी चाहिए। ये सुनकर वतनबे चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्या नाओको इस अंधेरे से बाहर आ पाएगी? क्या वतनबे उसे बचाने के लिए कुछ कर पाएगा, या ये दर्द और बढ़ता जाएगा?